हेलो दोस्तों, मैं आतिश माथुर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसान क्यों सड़कों पर उतर आए हैं, वो क्यों खेत छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं, वो क्यों दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं, फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर कौन से वो बिल हैं जो केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, आखिर क्या वजह है कि किसान इनका इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और क्या किसानों की डिमांड्स है, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि वो 3 बिल है कौन कौन से, फिर हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहला बिल है फार्मर्स ट्रेड्स 2020 और दूसरा है एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस और जो तीसरा बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़। तो ये तीनों क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसके अंतर्गत क्या योजनाएं आती है और किसान इनका क्यों विरोध कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे पहले फार्म बिल के बारे में। पहला फार्म बिल है फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो पहले सिस्टम है वो 3 प्रकार का है करंट मार्केट सिस्टम। एक तो आप अपनी फसल को लोकल मार्केट में बेच सकते हो। जो सेकंड है वो है एपीएमसी, मींस जो सहकारी मंडियां हैं वो। और जो थर्ड है वो एमएसपी, जिस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो एमएसपी क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं। लेकिन जो है एपीएमसी मींस सरकारी मंडियां, जहाँ पर हर किसान अब अपनी फसल बेचता है। तो वहाँ पर जब फसल बेचता है तो सरकार को एक टैक्स देना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पंजाब और हरियाणा सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर साल लगभग 3500 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूलती है। तो जो अब नई योजना आई है उसके अकॉर्डिंग अभी जो ये बिचौलियों वाला काम है, मीन्स ना आपको स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ना कुछ और, तो ये टैक्स को बंद कर दिया गया है। और जो प्राइवेट मार्केट है वो स्टार्ट कर रही है अभी नए बिल के अनुसार। तो इस सिस्टम में मीन्स आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो। पहले ये था कि आप अपनी फसल को सिर्फ अपने राज्य में अपने स्टेट में बेच सकते हो, लेकिन अब जो नए रूल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फसल को कहीं भी किसी भी राज्य में ई ट्रेडिंग द्वारा बेच सकते हो। तो किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो किसानों को ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम की वजह से एपीएमसी है, जो सरकारी मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगी, जो आड़तियों वाला सिस्टम है वो सब बंद हो जाएगा। एक तो किसानों को इस बात का डर है, और दूसरा फिर कि जब एपीएमसी बंद हो जाएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां हैं वो अपना जो पैसा है उसका जो सरकारी मंडी होता है उनका 1 वर्किंग डे होता है पैसा देने का, लेकिन जो अभी प्राइवेट सेक्टर को 3 वर्किंग डेज़ का टाइम मिलता है। तो शायद वो पैसा ना दे, या फिर हो सकता है कि एपीएमसी बंद होने के बाद वो अपनी मनमानी करने लगें। तो इस डर से किसान हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं पहले बिल का। अब जो आगे दूसरा बिल आता है केंद्र सरकार द्वारा पारित, वो है एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसके अकॉर्डिंग आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे। मींस पहले से कोई बड़ी कंपनीज आके किसान के साथ एग्रीमेंट कर लेगी। जैसे कोई भी कंपनी है उसको कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए तो वो आके किसान से उसका कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगी कि मुझे 10 क्विंटल 20 क्विंटल 50 क्विंटल मात्रा में ये फसल चाहिए, तो आपको इस फसल को उगाना है, मुझे इस क्वालिटी की ये फसल चाहिए। तो वो पहले से एक प्राइस डिसाइड कर लेती हैं, उस प्राइस पर वो उसकी फसल खरीदता है। इसमें ये नहीं होता अगर मान लो जिस फसल के रेट पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो आपको वही रेट मिलेगा, चाहे मार्केट में उसके रेट कितने भी हाई हों कितने भी डाउन हो, उससे इस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसान क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लोग सही नहीं मान रहे और किसान जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसका जो है सिस्टम वो इसके अकॉर्डिंग देखो, जो पहले था किसान का ये सिस्टम कि वो मानसून या मौसम पर डिपेंड करता था कि उसका क्या सिस्टम होगा, लेकिन अब एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा कि उसको कौन सी फसल बोनी है, क्योंकि जो
कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट देंगी उसके अकॉर्डिंग उसको फसल बोनी पड़ेगी। और जो दूसरा सिस्टम है, पहले आड़तियों का था, उनको अपने को टैक्स देना पड़ता था वहाँ से सेंट्रल स्टेट्स गवर्नमेंट को, और जो भी था अब वो टैक्स वाला सिस्टम तो सारा बंद कर दिया है। तो अभी और जो उसके बाद में सिस्टम आता है कि किसान और गवर्नमेंट किस नज़रिए से देख रहे हैं इस सब को, इस बिल को किसान और गवर्नमेंट अलग अलग नज़रियों से देख रहे हैं। वो नज़रिया क्या है, चलिए जानते हैं। तो किसानों के अकॉर्डिंग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो धीरे धीरे किसानों का शोषण करने लग जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। फिर है जो कि किसानों के अकॉर्डिंग अगर ये सिस्टम आया तो एपीएमसी सहकारी मंडियों वाला काम बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग सरकारी मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला इस सब से। और फिर नेक्स्ट जो कारण आता है वो ये कि कंपनियां होती है उनको बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, सिस्टम जो भी है प्रोडक्ट है वो बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। तो वो बड़े बड़े किसानों से जिनके पास 500 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन है या जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं उन किसानों से कांटेक्ट करेगी। तो जो जो छोटे किसान हैं, जो छोटे फार्मर्स है, उनका एक तरीके से शोषण ही हो रहा है ना, फिर उनसे कोई कंपनी साइन नहीं करेगी और एपीएमसी वाला काम बंद हो जाएगा, तो फिर दूसरी कंपनियां मनमानी करने लग जाएंगी। लेकिन केंद्र सरकार इन सब चीज़ों को टालते हुए बोल रही है कि ये सब जो कदम है वो आपकी भलाई में उठाए हुए कदम है। तो अभी आप देख सकते हो कि क्या सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम है, मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फसल लोगे तो किसी भी फसल का कोई बेस प्राइस नहीं होगा, कोई एमएसपी नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि एमएसपी आखिर है क्या, ये क्या है जिसका नाम बार बार आ रहा है कि एमएसपी एमएसपी। तो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मीन्स कोई भी जो फसल होती है, कुछ फसलें हैं सिलेक्टेड, आप चार्ट में देख सकते हो, तो उन फसलों का सरकार एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निर्धारित करती है। मीन्स अगर कोई फसल है जैसे अनाज है और चावल है, ऐसी फसल है, उनका एक एमएसपी निर्धारित किया जाता है सरकार द्वारा। तो जो मंडियों में है उससे कम रेट पर हमेशा फसल बिकती है, लेकिन जो सरकार एमएसपी निर्धारित करती है उससे आप सरकार को अपनी फसल एमएसपी के रेट पर बेच सकते हो। तो ये एमएसपी वाला सिस्टम बंद हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन सरकार के अनुसार एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये वजह है कि किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जमकर विरोध कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि कौन सही है कौन गलत है, मैं किसी के बारे में कुछ खास नहीं बोलता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या फ़ायदा है या नुकसान है ये जानने के लिए चलिए हम बात करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो काफ़ी सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर चुके हैं। उनका नाम है श्री हरकेश जी। तो हरकेश जी बताइए, आपने इतना टाइम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है तो आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा, और क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फ़ायदे हैं या नुकसान है, या ये आपको बहुत उन्नत बना देगी या फिर लास्ट में जाके आपको इसका नुकसान होगा। तो चलिए जानते हैं हरकेश जी से। मेरा नाम हरकेश सिंह है, गाँव मोड़ी है। मैं 2008 से कई कंपनियों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किए, कई कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किए, और सब्जियों के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए, सीड पैदा करने के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए, धान का बासमती धान उगाने के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए। जो ओवरऑल मेरा जो तजर्बा है, मैं अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव और अग्रणीय किसान अपने इलाके का मानता हूँ। मैंने 10 में से 9 बार मात खाई है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि कंपनी के और फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और फार्मर बड़े चाव से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं आज के बाद जो फसल मैंने बोई है बिकने का कोई मुझे संशय ही नहीं रहा, इस चाव के अंदर उस फसल को पैदा कर लेता है, और ये सोचता है कि रेट डाउन जाए या ऊपर जाए मेरी इस रेट पे बिकेगी, ये सोच करके फार्मर एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट कंपनी के बीच में बन जाता है। उनका एक पढ़ा लिखा आदमी आम फार्मर के साथ आके बैठ के उसको मोटिवेट करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इसका लास्ट में जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो ये निकलते हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की बात आती है, फसल पक जाती है, कंपनी को फार्मर को देनी है और कंपनी को लेनी है, अगर तो रेट राइज कर जाते हैं। कंपनी के पास इतने बहाने हैं क्वालिटी को लेकर के, क्वालिटी का जो तोल के स्टैंडर्ड है उनको लेकर के,
कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई फार्मर ऐसा नहीं है, चाहे 1,000 एकड़ की भी फार्मिंग करता हो, जो इतना साधन संपन्न हो कि इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी या जो तोल का जो देने का तरीका है या पैकिंग का जो तरीका है वो कर सके। सो ये ऐसे बहाने और ऐसे नुक्ते बीच में रख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि किसान को कैंसिल करके कि उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के कंपनियां भाग जाती हैं। मैंने पेप्सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, पेप्सी भाग जाती है। क्या कहते हैं वो कह देते हैं क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है। क्या चाहिए होता है उनको जो आप लोगों को देता है? वो कह देखिए, वो कहेंगे कि शुगर का लेवल इसके अंदर ज्यादा है। फार्मर के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसमें वो शुगर लेवल आलू का माप ले। बहाना कोई भी बनाना हो ये दौड़ सकते हैं, और लेने के बाद भी पैसा देने के टाइम भी ये कह सकते हैं कि आपको पैसा कम मिलेगा जी, आपका तो शुगर। अब बात करते हैं तीसरे बिल एसेंशियल कोमोडिटीज़ की, मीन्स आवश्यक वस्तु संशोधन। तो 1995 में ये रूल बनाया गया था कि आप किसी भी वस्तु का एक लिमिट होती है, एक मात्रा होती है, उससे ज़्यादा रूप में आप अपने मात्रा में आप अपने घर में या कहीं भी आप स्टोरेज नहीं रख सकते। एक ही आदमी किसी भी एक ज़्यादा चीज़ का स्टोरेज अपने पास नहीं रख सकता। ये रूल बनाया गया था 1995 में। लेकिन अब जो थर्ड बिल पारित हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जिनकी अभी इस सूची में से जिनको हटा दिया गया है। तो आप उन फसलों का अनलिमिटेड मात्रा में स्टोरेज कर सकते हो। आप अपने घर में वो सारी फसलें बिना किसी मात्रा के या किसी स्टोर रूम में कहीं भी आप उतनी सारी फसल को रख सकते हो। तो किसान इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो किसी एक फसल को या किसी भी एक चीज़ को एक ही इंसान के हाथों रखवाना पसंद नहीं करते, या फिर क्यों ऐसा है कि लोग इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों से कि क्यों वो इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ हैं जो उनकी स्टॉक सीमा इन्होंने ख़त्म कर दी। चाहे एक ही आदमी पूरे इंडिया का माल खरीद ले, तो एक आदमी खरीदेगा तो ब्लैक होगी। इसलिए ये तीनों कानून ऐसे हैं भी पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गए तो अब तक की वीडियो में आप लोगों ने वो पहले 3 बिल देखे जो केंद्र सरकार ने पारित किए थे, फिर उनका पहले विवरण देखा और फिर देखा कि किसान क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फ़ायदा है या नुकसान है, या जो भी तीनों बिल है उनके फ़ायदे हैं या नुकसान है। लेकिन इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है, अब वो जानते हैं। कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये इनको हर जगह हर चीज़ में यही दिखाई देता है कि ओपोजिशन को कैसे अपने डाउन करना है, जो अपोजिट पार्टी है उसके बारे में हमको क्या बोलना है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको ये बदलाव पसंद नहीं है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग शायद वो ओपोजिशन को बोल रहे हैं कि ओपोजिशन किसानों को उनके खिलाफ भड़का रही है। लेकिन आप खुद इतने समझदार हो, आप खुद ही सोचिए कि क्या किसान किसी के पीछे लगकर, अपना सब कुछ छोड़कर, किसी सरकार के पीछे लगकर, किसी पार्टी के पीछे लगकर वहाँ तक जाएंगे और इतना कुछ करेंगे, और कि उनको उनकी जान का खतरा है। वो जानते हैं कि वो इस मैटर में शहीद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जान पर खेलकर वहाँ किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के अकॉर्डिंग अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही कि कुछ लोग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कोई पार्टी है जो उनके खिलाफ उनको भड़का रही है। लेकिन क्या किसानों का ये हक नहीं है कि वो खुद की मांगों के लिए कुछ करें? क्या किसान खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? तो जैसा कि देखा, किसानों ने अपना कूच दिल्ली की तरफ कर लिया है, पहुंच भी चुके हैं दिल्ली में, और किसान जिंदाबाद के नारे लगाते जा रहे हैं। और लोग देखिए, वो उनको पता है वो शहीद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस बात से डर नहीं है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना ये तो हर किसी को सिखाया जाता है। तो किसान, अब ये क्लिप देखिए और समझिए कि किसान किस हद तक जा सकते हैं। सरकार जो है ज़बरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ है, और हम जो ये 3 आदेश जारी कर रखे हैं इनके खिलाफ किसान पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और चाहे हमने कुर्बानी भी देनी पड़े, हम पॉलिटी नहीं हटाएंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाव दे दे। इतनी वीडियो देखने के बाद पहले हमने ये जाना कि वो कौन कौन से 3 बिल हैं जो केंद्र सरकार ने पारित किए हैं। फिर हमने देखा कि क्या वजह है इन सब के खिलाफ प्रदर्शन करने की,
और क्या डिमांड्स है किसानों की। किसानों की ये डिमांड है कि उनको एक रिटर्न इंश्योरेंस मिलना चाहिए एमएसपी पर, कि जो एमएसपी है वो हमेशा बनी रहेगी, संवैधानिक रूप दिया जाना चाहिए एमएसपी को। और जो दूसरा है कि ये जो अभी 3 बिल पारित किए हैं केंद्र सरकार ने, उन तीनों बिलों को, जो तीनों नियम हैं उनको वापस ले लिया जाए। और जो पराली के केस में जो किसान अंदर है, बंद है जेलों में, और या फिर जो उन पे केस बनते हैं, उसका कोई समस्या का निवारण किया जाए। और जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनकी बेल के लिए किसानों की डिमांड्स है अभी। तो ये डिमांड्स है किसानों की, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, खुद का हक मांग रहे हैं बस किसान। अभी देखते हैं। तो ये सब तो था किसानों की डिमांड्स, बिल्स और प्रदर्शन की वजह, और क्या कुछ था। अब देखते हैं कि घटित क्या हुआ, घटनाएं क्या क्या हुई इन दिनों में, कितना कुछ घटित हुआ ये बिल पास होने के बाद, और आंदोलन के दौरान क्या क्या हो रहा है। देखिए, जो मीडिया है वो हमेशा से सरकार के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पता नहीं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिया पैसे खाता है, ये क्या है, लेकिन सरकार के खिलाफ ज़्यादा मीडिया कभी नहीं बोलता। जो पार्टी पावर में होती है, जो सत्ता में होती है, उसके खिलाफ मीडिया ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोलता। तो आप लोग देख चुके होंगे जो मीडिया पर है वो दिखा रहे हैं कैसे खालिस्तान से लोग बुलाए गए हैं, या फिर आप खुद देख सकते हो ना, खालिस्तानी क्यों आएंगे किसानों के हक में लड़ने के लिए। और जो बोल रहे हैं कितना, अभी मैं कुछ हैशटैग दिखाता हूँ, ये देखिए, इन हैशटैग्स में कैसे मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रहा है किसानों को। मीडिया के बाद जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया। तो कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं होगा शायद आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया पर ना आए। छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर फैलने लग जाती है। तो कुछ ऐसे ही गंगा में हाथ धोया हमारी दीदी कंगना रनौत ने, जो एक सेलिब्रिटी है, उनके लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बूढ़ी दादी जो प्रोटेस्ट में शामिल थी उनके बारे में कमेंट किया कि ये वही दादी है जो शाहीन बाग वाले में भी थी और इस प्रोटेस्ट में भी है। लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि ये वो दादी नहीं है, ये डिफरेंट है, उनका और उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो छोड़ो कंगना के बारे में, अभी बात करते हैं हम अपने वापस उसी मुद्दे के बारे में। तो बात है 25 नवंबर की। तो जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, यूपी की जो पुलिस है, उन्होंने बहुत भारी मात्रा में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया कि जो यूपी के किसान हैं उनको किसी भी तरह से हमको रोकना है और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनने देना है। और फिर 26 नवंबर को अकाली दल जो पार्टी है पंजाब की, उसने केंद्र सरकार बीजेपी के साथ उसका जो गठबंधन था उसने उसको खारिज कर दिया, अपना गठबंधन को वापस ले लिया 26 नवंबर को। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अकाली दल की पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी थी, जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद से जब ये रूल लागू हुआ था। तो उन्होंने बोला कि जिस पार्टी ने ये बिल्स बनाए हैं मैं उसका हिस्सा बन के नहीं रह सकती, इस कारण मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देती हूँ। ये सब हुआ। और इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ, आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राजस्थान की पार्टी है, उसने भी बीजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो उन्होंने भी धमकी दी है कि अगर आप ये तीनों बिल वापस नहीं लोगे तो हम आपके साथ अपना जो गठबंधन है उसको क्विट करेंगे, उसको खारिज करेंगे। तो ये धमकी दी है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। फिर उसके बाद जो घटना है 27 नवंबर की, 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने परमिशन मांगी केजरीवाल सरकार से कि जो दिल्ली में स्टेडियम है उनको हम जेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मींस इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो हमें उनको अरेस्ट करना होगा और जेल है जो उसके लिए कम पड़ रही है। तो उन्होंने जो स्टेडियम थे उनको जेल में कन्वर्ट करने के ऑर्डर मांगे, परमिशन मांगी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी। उन्होंने बोला कि मैं किसानों के खिलाफ स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नहीं दूंगा। उसके बाद जब दिल्ली से मैं घुसने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली में जाने की कोशिश कर रहे थे किसान भाई, तो उन पर देख सकते हो आप कैसे बकेट्स लगाकर उनको रोका गया, फिर उन पर जैसे पानी की बौछारें बहाई गई और आंसू गैस भी उन पर फेंके गए, इतना सब हुआ। तो अभी आपको क्लिप में दिखाता हूँ मैं, मतलब आप देख रहे होंगे, एक कोई किसान भाई थे जिन्होंने क्या किया, गाड़ियों के ऊपर से जंप करके गए
और वो कैनन थी जो जहाँ से पानी आ रहा था उसको बंद कर दिया। तो अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उस पर केस डाला है अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब सरकार के सामने किसी की क्या चलेगी। अभी आप देख सकते हो ना किस तरह से शोषण चल रहा है किसान भाइयों का। श्री गुरु नानक देव जी ने जो लंगर एक बार स्टार्ट किया था वो आज तक कभी बंद ना हुआ है ना कभी होगा। तो उसी में पंजाबी जो कल्चर के लोग हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, किसान भाई सबसे ज़्यादा हैं, जो उन्होंने सबका दिल जीत लिया। क्योंकि जिस पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाई, जिन पुलिस वालों ने उन पर पानी फेंका, जिन पुलिस वालों ने उन पर आंसू गैस छोड़ी, उन्हीं पुलिस वालों को किसान भाइयों ने लंगर दिया। जो जिनको पानी चाय की जो भी व्यवस्था थी सब पुलिस के लिए किया। और इसके बाद बात आती है 28 नवंबर की। तो तब दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिए कि जो किसान भाई हैं वो दिल्ली में एंटर कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने एक तरीके से उनका वेलकम किया कि आप आइए और शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, हमारे द्वारा या हमारी पुलिस फोर्स के द्वारा आपको परेशान नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक चार्ट मतलब कि देश की जो डेमोक्रेसी है वो कितना % है, किस हालात पर है। दोस्तों अब हमारे देश की जो डेमोक्रेसी रेट है वो बहुत डाउन जा रहा है। लगभग जो इमरजेंसी हालात के टाइम में था उस लेवल पर पहुंच रही है। आप चार्ट में देख सकते हो हमारी डेमोक्रेसी किस लेवल तक गिर रही है। और नेक्स्ट बात आप देख सकते हो कि कितने किसानों ने 2019 में सुसाइड किया था। अब इसकी वजह क्या है, कोई भी है, ये जो पिक लगाई है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि कितने किसान सुसाइड करते हैं हर साल। आखिर क्यों होता है कि क्यों किसान को मरना पड़ता है। अभी लास्ट बात, नहीं मैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं लगा तो इट्स ओके। और कमेंट्स करके बताना कि आप किस पार्टी में हो, या फिर अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके बारे में बताना। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी है किसान भाई आंदोलन में इस समय हिस्सा ले रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से शांतिमय तरीके से अब तक उन्होंने आंदोलन किया है, आगे भी वो इसी शांति को बनाए रखें। और हो सकता है जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि जो पार्टीज़ होती है या ओपोजिशन होती है, कोई भी जो आंदोलन चलते हैं उसमें खुद के लोगों को घुसा देते हैं ताकि वो उसकी शांति को भंग करें और उसमें फूट डाल दें और फिर आंदोलन है जो मतलब बिखर जाए। तो कुछ ऐसा ना हो, थोड़े से अवेयर रहें कौन लोग हैं हमारे साथ है, या फिर कोई नए लोग आकर हमारे जो शांतिमय तरीके है उसमें विघ्न ना डालें या किसी को भड़काएं ना हमारे खिलाफ। तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये शांतिमय तरीके से आंदोलन को चलाए रखें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।